स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जीएसटी काउंसिल के पर्सपेक्टिव से है। एक्सपेक्ट किया गया है जुलाई के मंथ के समय जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगा। कुछ आइटम्स का जो टैक्सेशन का स्लैब है उससे चेंजेस को कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर स्पेशली 12% का जो टैक्स स्लैब है उससे चेंजेस के बारे में डिस्कशन है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। क्या इसका बेनिफिट रहेगा? आप देखिए कि जो इंटरमीडिएटरी सर्विसेज हैं उनको टैक्स रिलीफ वो प्रोवाइड करेगा अगर ये डिसीजन वहाँ पे कैरी आउट होता है। लास्ट टाइम जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ था दिसंबर के मंथ के समय में। आप देखिए कि जब जीएसटी का इस्टेब्लिशमेंट आया, जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया, तो उस समय एक मैंडेट बताया गया था कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में 3-4 मंथ के ड्यूरेशन के दौरान में काउंसिल का मीटिंग को कैरी आउट किया जाएगा। यहाँ पे 6 मंथ का जो गैप है वो हो चुका है, तो इसी वजह से एक्सपेक्ट किया गया है कि जुलाई के मंथ के समय ये कंडक्ट रहेगा। हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए, तो जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। काउंसिल के मीटिंग का जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास में हुआ करती है? क्या फाइनेंस सेक्रेटरी के पास में जो चेयरमैनशिप है वो हुआ करती है? तो आप देखिए कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो एस्टेब्लिशमेंट में आया। वन नेशन वन टैक्सेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था कि यूनिफॉर्मिटी टैक्सेशन के अंदर में थ्रू आउट द कंट्री कैरी आउट हो सके। वन काइंड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेज है कि किसी भी गुड्स के ऊपर में वैल्यू एडेड के रूप से इसको ऐड है वो किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जीएसटी काउंसिल है उसको भी इसी मैंडेट के थ्रू सेटअप किया गया था जीएसटी के इस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट है आर्टिकल 279A के थ्रू में। चेयरमैनशिप किसके पास में होती है? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसका चेयरमैनशिप को कैरी आउट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी हुआ करता है, स्टेट्स को मोर वोटिंग राइट है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया है जीएसटी काउंसिल के अंदर में। तो ये जीएसटी काउंसिल के बारे में था, जीएसटी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ है स्पेस सेक्टर के अंदर में। आप देखिए कि लास्ट टाइम 1984 के समय में जब हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो विजिट करते हैं, राकेश शर्मा उनका नेम है। अब आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में डेवलपमेंट हुआ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में फर्स्ट इंडियन है वो जाने वाले हैं। उनका जो यहाँ पे जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया यूएस के, वहाँ पे जो फ्लोरिडा नाम की जगह है वहाँ से मिशन लॉन्च हुआ है। मिशन के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्जियोम 4 नाम से उस मिशन को जानते हैं, जिसको कि AX4 भी आप देखिए कि मेंशन किया जाता है। ये कहाँ पे जाएगा जो मिशन है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जाने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में अराउंड द 400 किलोमीटर के आसपास का वो डिस्टेंस है अर्थ से, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। कुछ कंट्रीज के द्वारा आप देखिए कि कोऑपरेशन को कैरी आउट करते हुए 1998 के समय इसको सेटअप किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में। 31 कंट्रीज का आप देखिए कि यहाँ पे इस मिशन जो AXM4 नाम का जो मिशन है उसके साथ में कनेक्टिविटी है। हमारे जो इंडियन जो पर्सन हैं शुभांशु शुक्ला, उनके साथ में आप देखिए कि पोलैंड है, हंगरी है और यूएस के भी जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको यहाँ पे सेंड किया गया। तो ये बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन था। क्या बेनिफिट रहेगा? आप देखिए कि इंडिया का जो स्पेस के अंदर में कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा। हमारा जो स्पेस एक न्यू डोमेन यहाँ पे इमर्ज हुआ है और इसरो का जो बेसिकली जो फ्लाइट्स हैं, जो मिशंस हैं, जो उनका सक्सेस रेट है, उसके साथ में आप देखिए कि जो डिप्लोमेसी है अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन है, उसमें स्पेस डिप्लोमेसी भी एक यहाँ पे मोर कोऑपरेशन है, मोर इंगेजमेंट है, उसको कैरी आउट करेगा। तो जब भी आप आईआर के रिगार्डिंग में आंसर राइटिंग को कैरी आउट करते हो तो आप वहाँ पे जो स्पेस डिप्लोमेसी है उसको भी यूज कर सकते हो, अगर दो कंट्रीज का अच्छे से जो यहाँ पे स्पेस सेक्टर के अंदर में रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बेसिक को एक बार हम देख लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट हमने देखा, कौन कौन सा जो कंट्री का जो स्पेस एजेंसी हैं जिनकी की कोऑपरेशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। नासा है, नासा के द्वारा इसको सेटअप किया गया। रसिया का जो
आप देखिए कि रोसकोसमोस उसका नेम है, तो उनके द्वारा। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है, कनाडा का स्पेस एजेंसी है। तो 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसका नासा है, फिर रसिया है, फिर यूरोपियन जो यूनियन है उसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर आप देखिए कि जापान है, जाक्सा उनका है, और कनाडा है। तो ये 5 कंट्रीज़ के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एग्जिस्टेंस में आया था। लास्ट टाइम जो हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए गए थे राकेश शर्मा, वो आप देखिए कि उस समय सोवियत यूनियन, जो रसिया का ही अर्लियर पार्ट था सोवियत यूनियन, उनका बेसिकली वो जो फ्लाइट था जिसके थ्रू वो जाते हैं स्पेस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ के बारे में है कि इंटरनेशनल डे है कि ड्रग अब्यूज़ को कैसे हमें रोकना है, और जो उसका इलीगल ट्रैफिकिंग हुआ करता है उसको भी हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। तो इसी इंटरनेशनल डे का ऑब्जर्वेशन का एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे ये इमर्ज होता है, क्या इंडिया के अंदर में ड्रग का इलीगल ट्रैफिकिंग है वो हुआ करता है? यस स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे नाइबर कंट्रीज हैं उनके थ्रू भी होता है। चाइना फैक्टर भी एक इमरजेंस हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में कि उनका यहाँ पे जो ड्रग है डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स के थ्रू इंडिया के अंदर में सप्लाई होता है। तो आप देखिए कि नेशनल हमारे यहाँ पे जो बॉडीज हैं उनको क्रिएट किया गया है जिनके थ्रू यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सके। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अलावा आप देखिए कि एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है उसका एक्ट है 1985 का, एनडीपीएस एक्ट 1985। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स इसी एक्ट के थ्रू यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी है कि एजुकेशन को बताना है, अवेयर करना है आने वाली जनरेशन को, जिस किसी भी तरीके से इलीगल ड्रग का एक्टिविटी के अंदर में इंगेजमेंट है वो ना हो। नशा मुक्त भारत कैंपेन है जो चलाया करती है गवर्नमेंट समय समय पे एजुकेट करने के रिगार्डिंग में। हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से इलीगल ना सप्लाई हो तो उसके रिगार्डिंग में कोस्ट गार्ड्स हैं, उस फोर्स को डेवलप किया गया है। उसका बेसिक मैंडेट यही है कि कोस्ट से कोई भी इलीगल जो वहाँ से जो सप्लाई है वो ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस के बारे में, तो यूएन का कन्वेंशन है नारकोटिक ड्रग के रिगार्डिंग में 1961 का, यूएन का कन्वेंशन है 1961 का। तो उसका कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है। यूएन कन्वेंशन 1961 किसके रिगार्डिंग में है? कन्वेंशन ऑन द नारकोटिक ड्रग के बारे में। फिर साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है उसका भी कन्वेंशन है 10 ईयर लेटर के अंदर में 1971 के दौरान में। और यूएन कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम के रिगार्डिंग में 2000 का। तो इन सब का इंडिया जो सिग्नेटरी भी है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें कि यहाँ पे एक 1988 का भी एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द इलीगल ट्रैफिकिंग नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 का। तो इन 4 कन्वेंशंस का इंडिया सिग्नेटरी है। कहाँ कहाँ से ड्रग है जो इंडिया में सप्लाई होता है? एक तो आप देखिए यूपीएससी जीएस पेपर 3 के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हमारे वेस्टर्न पार्ट के जो कंट्रीज हैं जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान तो एरिया शेयर करता है, तो आप देखिए कि पंजाब का जो रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, उसके थ्रू इलीगल वे में इसका सप्लाई हुआ करता है। काफ़ी बार सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको पकड़ते हैं उन लोगों को जो सप्लाई को कैरी आउट करते हैं। तो ये कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स? ये है गोल्डन क्रिसेंट इसको बोला करते हैं, और यहाँ पे बनता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये म्यांमार को भी आप इंक्लूड कीजिए क्योंकि वहाँ पे तो ड्रग का आप देखिए कि बेसिकली काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर में बिजनेस है। तो इनको बोला करते हैं गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रिसेंट है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसका पार्ट है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार जो है वो यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल के पार्ट हैं। नेक्स्ट हेल्थ के ही बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे लीवर प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है कि समय के साथ में इंडिया में जो लीवर का जो डिजीज़ें हैं वो इंक्रीज होने लगी हैं। लीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वन काइंड ऑफ लार्जेस्ट जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर में, जो सॉलिड ऑर्गन्स के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो लार्जेस्ट ऑर्गन ये हुआ करता है। फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर में इम्पोर्टेंट रोल होता है। बॉडी को आप देखिए कि वहाँ पे किसी भी तरीके का जो इम्प्योरिटीज़ हैं, स्पेशली ब्लड की सप्लाई के अंदर भी इम्प्योरिटी हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करता है। और हेल्दी लेवल है, हेल्दी जो शुगर लेवल है, हेल्दी लेवल्स को बॉडी के अंदर में मेंटेन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे लीवर का है।
बट लीवर डिजीज ही इंक्रीज हुई हैं। क्यों इंक्रीज हुई हैं? टू मच एल्कोहल का कंजप्शन करना, टू मच एल्कोहल का कंजप्शन, एल्कोहल कंजप्शन के अलावा आप देखिए कि एक्सेसिव जो मीट का कंज्यूम करना। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली सिक्किम के अंदर में 19% जो केसेज हैं वो बताए गए हैं कि जो यहाँ पे लीवर डिजीज से ही रिलेटेड हैं, जो डेथ देखने के लिए मिली हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये बेसिकली यहाँ पे डिजीज इंक्रीज, किसी भी डिजीज के जो केसेज इंक्रीज करने के बारे में है। क्या हमें कैरी आउट करना चाहिए? हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने का ज़रूरत है। टू मच ओवर कंजप्शन किसी भी थिंग का, चाहे ड्रिंक करना हो चाहे यहाँ पे कंज्यूम करना हो, तो उसको नहीं कैरी आउट करना चाहिए। और प्रॉपर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ, और आप देखिए कि जो जैसा अर्बनाइजेशन इन सब की वजह से जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, उसको देखते हुए फिजिकल एक्टिविटीज़ का लिटिल बिट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में है। आप देखिए कि जो माउंट कैलाश है, मानसरोवर लेक है, उसके रिगार्डिंग में यात्रा है वो कंडक्ट हुआ करती है। पर 2000 के समय में, 2020 के समय जब कोविड-19 का आउटब्रेक था, तो इंडियन फोर्सेज और चाइनीज़ फोर्सेज का एक कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था। उस कन्फ्लिक्ट को हम किस नाम से जाना करते हैं? क्या उसका नाम है जो डोकलाम है, डोकलाम कन्फ्लिक्ट है। तो आप देखें कि डोकलाम तो वो एरिया है जो भूटान के अंदर में है, और वहाँ पे हमारी फोर्सेस के द्वारा भूटान के वेस्टर्न पार्ट के उस एरिया को चाइना के कैप्चर के अंदर में आने से रोका गया था। चाइना के द्वारा वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर करने का कोशिश किया गया। ये जो एरिया है जो 2020 का एरिया है, ये है गलवान वैली। गलवान वैली कहाँ पे सिचुएटेड है? गलवान वैली जो है बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर में है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, जिसको कि 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया गया है। जो कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। फिर आप देखिए कि जो मिडिल पार्ट है, जो मिडिल सेक्टर का नाम है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो कि बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि उसको मैकमोहन लाइन है वो बोला करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक रिलीजियस यात्रा है। ट्रेडिशनल डेज के समय, एंशियंट डेज के समय भी ये हुआ करता था, जो कि हमारा तिब्बत के साथ में कनेक्टिविटी को ये शो करता है कि तिब्बत के साथ में जो कनेक्टिविटी है एंशियंट समय से ही था। अर्लियर फेज के अंदर में जो अलग अलग रूट्स हैं जिनको यूज करते हुए यात्रा कैरी आउट होता था। लीपू लेक है जो उत्तराखंड के अंदर में है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बैच को सेंड किया गया है आफ्टर द 5 ईयर्स के बाद में, तो ये आप देखिए कि ये जो यात्रा को सेंड किया गया, ये किया गया है नाथुला। नाथुला एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का, जो कि सिक्किम के अंदर में सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन नाथुला के बारे में था। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में हमने देखा। फिर आप देखिए कि इसी एरिया से काफ़ी सारी रिवर्स हैं वो भी निकलती हैं। तिब्बत की इस पार्ट से काफ़ी सारी रिवर्स का जो ओरिजिन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और तिब्बत का ये जो हाईलैंड का एरिया है, इसको कि बेसिकली थर्ड पोल भी कभी कभी कंसीडर किया करते हैं कि थर्ड पोल का एरिया है। यहाँ पे टू मच ग्लेशियर्स का प्रेजेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के लीडर के द्वारा फिर से ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में जो उनके क्लेम्स हैं उसको बताया गया है कि उनके द्वारा ट्रेड की रिगार्डिंग में थ्रेट है उसको दिया गया था। उसी के बाद में सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में आया इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट का। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक इंडियन अथॉरिटीज़ कंटिन्यूस इसको डिनाई करते हैं, जो उनका क्लेम है कि उनका किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूएस का एक ग्रुप है जिसको कि हम नाटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएस उसके अंदर में मेन लीडर है। नाटो के अंदर में आप देखिए कि एक प्रपोजल रखा गया है कि डिफेंस जो बजट है उसको इम्प्रूव किया जाए, डिफेंस बजट को यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, जिसको कि यूएस अदर कंट्रीज हैं वो अपोज करते हैं। यूएस का प्रपोजल है कि हर एक कंट्री अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज है वो करे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा ड्रग्स के बारे में है। ड्रग्स के अंदर जो मेडिसिन हैं ड्रग्स का जो उसके बारे में है कि जो कैंसर के रिगार्डिंग में कीमोथेरेपी का जो ड्रग को डेवलप किया गया था, क्वालिटी टेस्ट के कुछ कंसर्न्स हैं वो सामने आए हैं कि क्वालिटी टेस्ट के कंसर्न यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सन है दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर वो पर्सन है जो कि इनका नाम आप अपने आंसर्स के अंदर में कोट कर सकते हो। एक एज ए विसल ब्लोअर के रूप से वर्क किया करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो भी इनएथिकल प्रैक्टिस हैं, जिनको काफ़ी बार उनके रिगार्डिंग में उनका राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा।
एक और जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन के रिगार्डिंग में, वैक्सीन के रिगार्डिंग में, सॉरी वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन है या ड्रग आप उसको बोल सकते हो, उसी के रिगार्डिंग में एक और न्यूज़ है कि मलेरिया का जो ड्रग को जो डेवलप किया गया था, आने वाले ईयर के अंदर में 2026 इंडिया जो है, जो यहाँ पे ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन के रिगार्डिंग में, कि ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन के पर्सपेक्टिव से, जिसको गावी बोला करते हैं, उसके थ्रू मलेरिया का जो ड्रग है उसको सप्लाई किया जाएगा उन कंट्रीज़ को जो अपने इसको डेवलपमेंट को नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ के बारे में है कि समय के साथ में टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है अर्बन एरियाज़ के अंदर में। आप देखें कि अर्बन हीट आइलैंड हम रीड करते हैं स्पेशली समर के समय में, अब मानसून का समय है तो उस दौरान में आप अर्बन फ्लड का सिचुएशन को रीड करते हो। विंटर के समय में आप देखें कि अर्बन एरिया के अंदर में एयर क्वालिटी डिक्लाइन होता है, तो हमारे अर्बन एरियाज वन काइंड ऑफ कंसर्न है कि आने वाले समय के अंदर में जब और पॉपुलेशन अर्बन एरिया को माइग्रेट करेगा तो क्या हमारे सिटीज़ उस तरीके से डेवलप हैं, क्या उस पॉपुलेशन को वो फेस कर पाएंगे, उस पॉपुलेशन प्रेशर को, क्या सिटीज़ को यहाँ पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो भी इश्यूज़ हैं उनको डील करने का ज़रूरत है। क्योंकि जीएस पेपर 1 के अंदर में आपके मेंशन है अर्बनाइजेशन और उसका जो प्रॉब्लम है क्या उसका रेमेडी होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड के रिगार्डिंग में, तो ट्री का प्लांटेशन होना चाहिए। ट्री का प्लांटेशन है, उसी के थ्रू आप यहाँ पे जो ओवरऑल हीट है उसको रिड्यूस कर सकते हो, हीट के अलावा बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो तो ट्री का प्लांटेशन के ही पर्सपेक्टिव से एक मियावाकी कॉन्सेप्ट हुआ करता है, एक मियावाकी कॉन्सेप्ट है, जापानीज एक जापानीज बोटनिस्ट हैं उनके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि ट्री का प्लांटेशन लार्जर लेवल के ऊपर अगर किया जाएगा तो उस मियावाकी कॉन्सेप्ट के थ्रू बेसिकली जो हीट का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और अर्बन प्लांटेशन के ही बारे में था उनका ये बेसिकली कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में यूपीएससी ने 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा था। मियावाकी कॉन्सेप्ट है जो टर्म है वो न्यूज़ के अंदर में है, किससे वो रिलेटेड है। बेंगलोर नाम का जो सिटी है जिसको कि हम गार्डन सिटी भी बोला करते हैं, बेंगलोर का इस्टेब्लिशमेंट वैसे किसके द्वारा किया गया था, विजयनगर एम्पायर के अंदर ही एक गवर्नर हुआ करते थे, नाडा प्रभु केम्पे गौड़ा हैं, उनके द्वारा उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया था बेंगलोर का। तो आप देखिए कि बेंगलोर को जब सेटअप किया गया तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, जो वहाँ पे गार्डन्स हैं, उनका काफ़ी स्पेशली केयर हुआ था और अभी भी वो प्रेजेंस हुआ करता है। तो बेंगलोर के ही रिगार्डिंग में एग्जाम्पल को कैरी आउट करते हुए मेंशन हुआ यहाँ पे कि वो अगर वहाँ पे ट्रीज़ का मोर प्रेजेंस है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। बर्ड्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि रेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से शैडो है, उनका कंज्यूम करने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं जो कि ट्रीज़ के अंदर में प्रेजेंस हुआ करता है तो उनका भी प्रेजेंस है, तो ऐसे बर्ड्स को भी रिलीफ होता है। और बर्ड्स आप देखिए कि इम्पोर्टेंट है, कोई भी बायोडाइवर्सिटी, कोई भी जो यहाँ पे इकोसिस्टम वर्क करता है उसके रिगार्डिंग में हर एक इंसेक्ट का, हर एक बर्ड का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम के अंदर में। हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसके अंदर बताया गया है 25% फॉरेस्ट एरिया है जो कि 33% होना चाहिए। अर्बन एरियाज़ के अंदर में काफ़ी कमी बताई गई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ केयर रखा गया है। दिल्ली के अंदर भी आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो मेजरली फॉरेस्ट एरिया है वो रिज का एरिया है, दिल्ली रिज, जहाँ पे काफ़ी बार ट्री का जो कट के बारे में न्यूज़ हुआ करता है कि पेड़ वहाँ से काट दिए गए हैं। ट्री जो रिज का एरिया है वो बेसिकली अरावली का एक्सटेंशन है, दिल्ली के अंदर में जो रिज है वो अरावली का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, इजराइल ने क्लेम किया है कि उनके जो कमांडोज हैं वो ईरान के अंदर में प्रेजेंस थे जब ये 12 डेज का जो मिलिट्री ऑपरेशन था उस दौरान में। तो ये बेसिकली उनका आप देखिए कि डिफेंस का वन काइंड ऑफ क्लेम है। सेकंड हम बात करें गाजा के बारे में है, गाजा स्ट्रिप के अंदर में फिर से इजराइल का अटैक हुआ, कुछ पैलेस्टीनियन पर्सनस का डेथ हुआ है, कुछ इजराइल का जो ट्रूप्स हैं उनका भी वहाँ पे डेथ हुआ है, तो उसी के बारे में ये मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स केन्या के अंदर में नेक्स्ट न्यूज़ है, केन्या के अंदर में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट की वजह से। अब केन्या के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, एक तो लेक विक्टोरिया के साथ में एरिया शेयर करता है, अफ्रीका का लेक है लेक विक्टोरिया, उसी के बैंक के नियर बाई एरिया में ये सिचुएटेड है केन्या। और ये आप देखिए कि लेक विक्टोरिया का जो एरिया है यहाँ से काफ़ी सारे जो मैराथन रनर्स हैं वो निकला करते हैं। मैराथन रनर्स बेसिकली एक मैराथन एक रेस होती है, 1 किलोमीटर का एरिया है, 42 पॉइंट कुछ मीटर हैं उतना वो डिस्टेंस है, उस लेंथ को बेसिकली मैराथन के नाम से कंसिडर किया जाता है।
तो काफ़ी सारे जो मैराथन रनर्स हैं वो इस एरिया से निकला करते हैं लेक विक्टोरिया के नियर बाई में, और केन्या उसके साथ में एरिया शेयर करता है। प्रोटेस्ट हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का डेथ भी हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो प्रोटेस्ट वो यहाँ पे आया है। अब केन्या के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि केन्या का जो कैपिटल है नारोबी, नारोबी के अंदर में किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का वहाँ पे हेडक्वार्टर है। एक यूएन का बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर नारोबी में है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम तो हम काफ़ी बार रीड करते हैं, 5 जून को हमने इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्मेनिया के बारे में है। अर्मेनिया के अंदर में जो अपोजिशन का जो क्लर्जिक लीडर हैं उनके द्वारा ओवरथ्रोन करने का कोशिश किया गया है पावर को, क्योंकि 2020 के समय जो अर्मेनियन लीडर हैं उनके द्वारा अजरबैजान के साथ में कन्फ्लिक्ट होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे अर्मेनिया है जो ईरान के साथ में, क्या अर्मेनिया ये एरिया अपना शेयर करता है? अभी हमने ऑपरेशन सिंधु के दौरान में रीड किया था, ईरान से हमारे जो सिटीजन्स जो स्टूडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको लाया गया है अर्मेनिया का फ्लाइट के थ्रू ही, अर्मेनिया से फ्लाइट को स्टार्ट किया गया। और आप देखिए कि यहाँ पे सपोज कीजिए अजरबैजान सिचुएटेड है, एक इसका ब्लॉक है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी है अजरबैजान का। तो एक एरिया था जिसको बोलते हैं नागोर्नो काराबाख। एरिया का नाम क्या है स्टूडेंट्स? नागोर्नो काराबाख। तो नागोर्नो काराबाख है जो इनसाइड द अजरबैजान के अंदर में था, जिसको कि अजरबैजान ने अनेक्स कर लिया। एक रोड के थ्रू वो कनेक्ट हुआ करता था जब अर्मेनिया और अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट हुआ। तो उसका ही मेंशन है कि उसी को देखते हुए क्लर्जिक लीडर के द्वारा पावर को टेक ओवर करने का कोशिश किया गया। इंटेल रिपोर्ट जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो बताया गया है यूएस के रिपोर्ट में कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो आप देखिए कि डैमेज नहीं हुआ है जब स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया है उसके अंदर में। न्यूयॉर्क का जो मेयर इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।